हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन होल रिवीजन इन वन वीडियो। और इससे पहले हम इकोनॉमिक्स रिवीजन इन वन वीडियो कर चुके हैं, उसको भी आप जरूर विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं। So question number 1, why is conservation of mineral resources essential? Explain any 3 reasons. So mineral resources को कंजर्व करके रखना क्यों जरूरी है? हमें 3 reasons देने हैं। So the answer is, so conservation of mineral resources is essential because minerals are necessary part of our life. First reason is it is available in limited quantities. इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में है, तो हम उसे किसी भी हाल में वेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट फॉर्म्ड। मिनरल्स आर नॉट रिन्यूएबल सोर्सेज, ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इन्हें सालों लग जाते हैं बनने में। थर्ड इज दे आर फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड इन नंबर एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एंड लास्ट इज कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। मिनरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between ferrous and non-ferrous minerals. This question came in CBSE 2017. So now this is the answer. Ferrous minerals और non-ferrous minerals में हमें differentiate करना है। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं उसके 70% फेरस मिनरल्स हैं इंडिया में, बट जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं देयर प्रोडक्शन एंड देयर रिजर्वेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, फेरस मिनरल्स आर मैग्नेटिक इन नेचर बट नॉन फेरस मिनरल्स दे आर नॉन मैग्नेटिक। थर्ड पॉइंट इज जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, बट जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उनका वेट बहुत ही कम होता है। दीज आर द एग्जांपल्स। फेरस मिनरल्स आर आयरन, कार्बन स्टील एंड मैंगनीज, और ये सभी बहुत भारी होते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं बॉक्साइट, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एक्सेट्रा। और इसका एक और डिफरेंस आप ये भी बता सकते हो कि जो फेरस मिनरल्स हैं इसमें आयरन होता है, जबकि नॉन फेरस मिनरल्स हैं इसमें आयरन नहीं होता। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसमें आयरन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उड़ीसा झारखंड बेल्ट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है वहां पर बहुत सारा आयरन पाया जाता है, हमें उसे डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पॉइंट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में सबसे ज्यादा हेमेटाइट ओर पाया जाता है। जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है इसका आप एरिया मैप में देख सकते हो। दिस इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इसमें वैसे 3 स्टेट्स आती हैं, उड़ीसा, झारखंड एंड थोड़ा सा पार्ट वेस्ट बंगाल का भी आता है, लेकिन जो ज्यादा एरिया है वो किसका है? उड़ीसा और झारखंड का, इसीलिए इसको उड़ीसा झारखंड बेल्ट कहा जाता है। सो दिस इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट। सेकेंड इज ये जो आयरन ओर है ये कौन सी माइंस में मिलता है? सो उस माइंस का नाम है बादाम पहाड़। और ये जो बादाम पहाड़ माइंस हैं ये कहाँ पर हैं? ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका है? उड़ीसा स्टेट का। थर्ड इज झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम, ये है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर भी आयरन और हेमेटाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर 2 पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर ये माइंस हैं, वो है गुआ एंड नोआ मुंडी, ये 2 जगह का नाम है। सो दिस इज ऑल अबाउट उड़ीसा झारखंड बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बल्लारी, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु तुमाकुर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2017। अब ये जो नेम्स हैं ये थोड़े से आपके लिए अटपटे हैं क्योंकि शायद आप इनको पहली बार सुन रहे हो, बट द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। सो बल्लारी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलुरु ये जो बेल्ट है ये कर्नाटका के अंदर है। दिस इज द बेल्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट लाइज इन कर्नाटका एंड इट हैज लार्ज आयरन ओर रिजर्व्स। यहाँ पर बहुत सारा आयरन ओर है और इसके अंदर कुद्रेमुख डिपॉजिट्स मिलते हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी मटेरियल। स्लरी मटेरियल मीन्स ओर और पानी को मिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी स्लरी हो जाती है। कर्नाटका के बिल्कुल पास ही यहाँ पर है मंगलुरु पोर्ट। सो पाइपलाइन के थ्रू स्लरी मटेरियल बनाकर ओर को मंगलुरु पोर्ट तक भेज दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, which state is the largest producer of manganese in India? Mention any 2 uses of manganese. सबसे पहले जो मैंगनीज है वो होता क्या है? मैंगनीज एक मेटल है जो कि बहुत ही हार्ड होता है
और उसका कलर थोड़ा सा सिल्वरी ग्रे होता है। नाउ द क्वेश्चन इज मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ओडिशा। नाउ वी हैव टू मेंशन इट्स यूजेस। मैंगनीज कहाँ कहाँ काम आता है? मैंगनीज एक बहुत ही हार्ड मेटल है और इसमें आयरन ओर भी होता है, तो ये काम आता है स्टील बनाने के और एलॉय बनाने के लिए। एंड सेकेंड इज जब ये एलॉयज बन जाते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और ये काम आते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स को बनाने में। थर्ड इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स. So these are the uses of manganese. Next is question number 6. Give a short account of the major iron ore belts in India. अब यही क्वेश्चन हमने शॉर्ट में भी किया है और यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में हमने 2 आयरन ओर बेल्ट्स कर ली हैं, एक थी उड़ीसा झारखंड और दूसरी थी कर्नाटका, लेकिन अभी भी 2 बाकी हैं, तो हम चारों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बेस्ट थिंग इज आप मैप की बाउंड्री ड्रॉ करके इनकी लोकेशंस को हाईलाइट कर दें और इनके नेम्स मेंशन कर दें। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। सो फर्स्ट इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट। क्या लोकेशन है इसकी? ये हमने पहले भी की थी। दिस इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट और इसमें थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट भी आता है। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या की थी? इसमें सबसे ज्यादा हेमेटाइट ओर पाया जाता है। और कौन सी माइंस थी? बादाम पहाड़ माइंस इन द डिस्ट्रिक्ट्स मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स। और झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। और झारखंड में भी बहुत ज्यादा हेमेटाइट ओर पाया जाता है और प्रॉपरली इसकी माइनिंग होती है गोवा और नोआमुंडी में। सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। दिस इज द लोकेशन, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी का हेमेटाइट ओर पाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही फेमस हिल्स रेंज है, वो है बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है और यहाँ से आयरन और बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया थ्रू द पोर्ट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का पोर्ट कहाँ है? यहाँ इसके बिल्कुल किनारे पर। नेक्स्ट इज चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु बेल्ट। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है कर्नाटका में। और यहाँ पर आयरन और कौन सी माइंस में थी? हमने पहले भी किया था, ये हमने किया था कुद्रेमुख माइंस। और जो यहाँ पर कुद्रेमुख में डिपॉजिट्स हैं ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं। एंड लास्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट कहाँ पर है? दिस इज द लोकेशन, दिस इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। सो इसमें है गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ का जो आयरन ओर है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आयरन ओर की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। और यहाँ का जो आयरन ओर है वो मर्मागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। मर्मागांव पोर्ट कहाँ पर है? ये बिल्कुल गोवा के पास है। दिस इज मर्मागांव पोर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज बीन राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। सो पूरी कंट्री में एनर्जी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसे रोकने के हम कौन से तरीके अपना सकते हैं और ये क्यों जरूरी है? सो आंसर इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हर फॉर्म में किसी न किसी तरह हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड कि हम सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट को फॉलो करें। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से सेक्टर्स में यूज हो रही है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स। हर तरह से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और क्या रीजंस हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम कभी बाहर नहीं निकलते, हमें लगता है कि हर टाइम एसी चलना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमें होता है कि ब्लोअर चलना चाहिए। सो लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, सो एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। और सबसे बड़ा रीजन है कि जितनी हमें एनर्जी की जरूरत है, जितनी डिमांड है, उतनी वो पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए आजकल जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे अभी कोल की शॉर्टेज हो गई है तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी कट लग रहे हैं। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देयर आर 3 मेजर्स। सो फर्स्ट इज वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम डेली कहीं पर जाते हैं तो हम अपने पर्सनल व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज जो हमें डेली बताया जाता है, चाहे हम घर में हैं या ऑफिस में हैं, वी शुड स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पंखा चल रहा है या बल्ब बेमतलब में जला हुआ है तो आपको उसे बंद कर देना चाहिए। थर्ड इज वी शुड यूज पावर सेविंग डिवाइसेस।
आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ रही है उसके ऊपर मेजर किया होता है कि इससे आपकी कितनी बिजली बच जाएगी। एंड वी शुड ऑल्सो यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर प्लांट। एंड लास्ट इज वी शुड चेक द पावर इक्विपमेंट्स रेगुलरली। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर इक्विपमेंट्स हैं उसकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया आयरन और स्टील का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बट फिर भी हम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। सो वी हैव टू एक्सप्लेन 3 रीजंस और 3 मेजर्स टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द आंसर शीट ऑफ अ टॉपर हु स्कोर्ड वेरी वेल इन 2017 एंड दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर इन एग्जाम। सबसे पहले क्वेश्चन का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप 4 to 5 पॉइंट्स दोगे, उनको हाईलाइट करोगे और जो एंड है उसमें आप कंक्लूजन लिखोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। India is one of the largest producer of steel and iron, but still it is not able to perform to its full potential. The reasons are as follows. Now the first point is high cost and low availability of coking coal. जो कोल है एक तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। सेकेंड इज लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स। स्टील और आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम टोटली मशीन्स पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सारे लेबरर्स की, और जो लेबरर्स हैं उनका जो काम है वो फुली प्रोडक्टिव नहीं है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। स्टील प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडिया में कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है, स्पेशली इन समर्स देयर आर ह्यूज पावर कट्स। एंड लास्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सम टाइम हमें रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता या रॉ मटेरियल हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि स्टील के इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमारी कंट्री इसमें फुल पोटेंशियल नहीं दे पाती। ये जो पॉइंट्स हमने रीजंस में किए हैं, सेम यही पॉइंट्स मेजर्स में भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे इसके मेजर्स लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, कोल शुड बी अवेलेबल, labor should be productive, proper supply of energy and last is good infrastructure। इसी का हम opposite लिख देंगे। Next is question number 9. Why is there urgent need to use renewable energy resources in India? We have to give at least 5 reasons. So renewable energy resources जो धीरे धीरे फिर से renew हो जाते हैं, but non renewable sources जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। So first reason is हमारी कंट्री में consumption of energy धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Why? Because डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। और इसी वजह से इस बार इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि कोल की बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्टेज चल रही है और बड़े बड़े पावर कट्स हमें सहन करने पड़ रहे हैं। एंड सेकेंड इज कोल, ऑयल और गैस, इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो जहां पर भी थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है वहां पर इसका राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इनफैक्ट इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में हमारे पास इनकी सप्लाई बचेगी भी या नहीं, और इन सब का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। दिस इज द मेन रीजन। एंड थर्ड इज जितने भी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, उसका हमारे एनवायरमेंट पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। इट कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नाउ फोर्थ इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमें उन्हें क्यों यूज करना चाहिए? द बेनिफिट इज दे आर पोल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली। सो इन द कंक्लूजन वी कैन से कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। इंडिया में कुछ स्टेट्स में जहां पर पावर कट्स बहुत ज्यादा हैं, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर ये डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट सभी लोगों को फ्री सोलर पैनल देगी, सो दैट जो एनर्जी की डिमांड है वो थोड़ी कम हो सके। एंड अदर थिंग्स आर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। सो ऑल दीज सोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Mineral resources in India are unevenly distributed. Unevenly means हर रीजन में equally distributed नहीं है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। So the answer is India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. इंडिया में बहुत सारे mineral resources पाए जाते हैं, but the thing is they are not at all evenly distributed. उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। सो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप।
आप ऐसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की आउटलाइन बना सकते हैं और वहां पे आप ये साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। सो फर्स्ट इज, जितने भी पेनिनसुलर रॉक्स होती हैं उसमें मोस्टली मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। पेनिनसुलर रॉक्स कहाँ पाई जाती है? जितना भी ये पेनिनसुलर एरिया होता है जो कि सी के किनारे होता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें मिलते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, जो कि हैं वेस्टर्न घाट्स में गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं और ईस्टर्न में असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे राजस्थान के बारे में। दिस इज राजस्थान। राजस्थान में मोस्टली नॉन फेरस मिनरल्स हैं। और लास्ट में बच जाता है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एलुवियल प्लेन्स हैं, एलुवियल प्लेन्स भी जहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। नॉर्थ इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक मिनरल नहीं होता। यहाँ पर कौन कौन सा एरिया है? हरियाणा, पंजाब, यूपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस बतानी है एंड इट्स अकरेंस। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सो फर्स्ट पॉइंट इज, पेट्रोलियम इज द मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया। पेट्रोलियम मेजर एनर्जी सोर्स है और ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। एंड इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग। एंड पेट्रोलियम इज लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, ताकि मशीन स्मूथली काम कर सके उसमें पेट्रोलियम का यूज होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। एंड लास्ट इज, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं जहां पर कच्चा तेल जाता है और उसमें से फिर पेट्रोल, डीजल ये सब अलग अलग हो जाते हैं, दे एक्ट एज मेजर इंडस्ट्री, क्योंकि वहां से फिर ये मेन सोर्स बन के जाता है सिंथेटिक, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में। सो वी कैन से जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं सब में जो पेट्रोलियम है वो एक मेजर एनर्जी सोर्स है। अब बी पार्ट का हमें आंसर देना है कि जो पेट्रोल है वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर वो इकट्ठा होता है। तो आप इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। पेट्रोल की अक्रेंस एसोसिएटेड है एंटीक्लाइन से और फॉल्ट ट्रैप से। अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है? एंटीक्लाइंस क्या होती है? एंटीक्लाइंस मींस जो अर्थ की ये लेयर है इसमें ऐसे करके ये अप एंड डाउन फॉल आता है, इसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइंस। एंड सेकेंड टर्म है फॉल्ट ट्रैप्स। फॉल्ट ट्रैप्स मींस जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर एक दरार पड़ जाती है, दिस इज फॉल्ट ट्रैप। और यही वो एरियाज हैं जहां पर जो तेल है, पेट्रोल है, वो ट्रैप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर जो ये दरार है, फॉल्ट ट्रैप है, इस एरिया में पेट्रोल इकट्ठा हो गया है। वाई? इसके चारों ओर से हाई प्रेशर आया और जहां पर तेल इकट्ठा हुआ है यहाँ पर लो प्रेशर था, तो यहाँ पर आकर पेट्रोल इकट्ठा हो गया। एंड अनदर थिंग इज, पेट्रोल पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स के बीच में भी पाया जाता है। पोरस रॉक्स कौन सी होती है? जिसमें से लिक्विड पास हो सकता है, नॉन पोरस जिसमें से लिक्विड पास नहीं हो सकता, उनके बीच में भी मिलता है। और पेट्रोल को बाहर कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है कि पेट्रोल कहाँ पर है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ऑयल वेल बनाया जाता है और फिर यहाँ से इतनी नीचे से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है। सो एग्जाम में अगर आप ये डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप को मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर ये पेट्रोल को मेंशन कर सकते हैं। दिस मच इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, how minerals are important part of our life? We have to explain this. So answer is, minerals are indispensable, means necessary part of our lives. तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि मिनरल्स हमें किस किस काम आता है। फर्स्ट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी सामान हम यूज करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी सेफ्टी पिन है, हेयर पिन है, बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, हर चीज में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज रेलवे लाइंस, रोड्स, इन सब में भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। थर्ड इज वी कैन मेंशन कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, दे ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, हम बता सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, इट कंटेन्स मिनरल्स। सो एट द एंड वी कैन कंक्लूड, इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हर रोज मिनरल्स को यूज करते हैं इन देयर लाइवलीहुड, फूड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजन्स, सेरेमोनियल राइट्स, सब में मिनरल्स का यूज होता है। सो मिनरल्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, क्रूड ऑयल जिसे हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर हम इसे इसी तरह कंटिन्यूसली यूज करते रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 साल तक ही चलेगा।
हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे हमें इसे यूज करना चाहिए और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको यूज करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दे आर इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर्स हैं वो या तो बहुत ही ज्यादा माइनस में चला जाता है या बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री पे होता है। हमें फॉसिल फ्यूल्स को तभी यूज करना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। फॉसिल फ्यूल से ही हम एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी रिसेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोल का। कोल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ गई है और उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बेटर है कि हम उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें। द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आर सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को अभी ध्यान से यूज करेंगे तभी हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ना कुछ बच पाएगा। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन हमें कुछ टिप्स देती है जिसके अकॉर्डिंग हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं हमें एक मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए। उससे हमारा पेट्रोल भी सेव होता है और स्पीड भी नॉर्मल रहती है। अगर हम बहुत हाई स्पीड पे चलाते हैं या फिर हम बहुत ही स्लो स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो जो पेट्रोल है उसकी बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। सेकेंड इज, अगर हमें कभी भी ट्रैफिक लाइट्स पर रुकना पड़ता है तो वी शुड स्विच ऑफ आवर व्हीकल। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अपने व्हीकल का टायर प्रेशर हमेशा चेक करवा के रखना चाहिए। अगर टायर प्रेशर बहुत ही लो है या बहुत ही ज्यादा है तो भी पेट्रोल या डीजल बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड लास्ट इज, हमें अपनी व्हीकल की रेगुलर सर्विस करवानी चाहिए। व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस से पेट्रोल भी एकदम मॉडरेट यूज होता है। दीज आर द गाइडलाइंस गिवन बाय पीसीआरए ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी सेव्ड is energy produced, we have to justify this statement। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है जिसमें कुछ पॉइंट्स हम कर चुके हैं, how to save energy और how to save petrol। The answer is, as we have limited sources of energy, so we should use them carefully। As concerned citizens of India, we should follow these following points। First is, हमें public transport का यूज करना चाहिए instead of our individual vehicle। सेकेंड इज, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है, चाहे वो आपके ऑफिस में है या फिर घर में है, हमें उसे बंद कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज, हमें पावर सेविंग अप्लायंसेस यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टार्स अपीयरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल फ्रिज या फिर एसी, उसके ऊपर स्टार्स लगे होते हैं कि ये 2 स्टार एसी है, 3 स्टार, 5 स्टार। जितने ज्यादा स्टार्स हैं उतना ही उसका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। फॉर एग्जांपल, जो 5 स्टार एसी है उसमें एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम होगा तो बिल भी कम आएगा। फोर्थ इज यूजिंग सीएनजी। सीएनजी का यूज करना चाहिए विच इज ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली। देयर आर सोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, जो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। we should use these sources। And last is, रूरल एरियाज में ट्राई करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बायोगैस का यूज किया जाए फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल? मेंशन एनी 3 मेथड्स टू कंजर्व देम। इससे रिलेटेड पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, अब हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर इज, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बट जो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड। मिनरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी से क्रिएट नहीं होते, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दे शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। सेकेंड इज, मिनरल रिसोर्सेज का जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। मींस ये बहुत स्लोली क्रिएट होते हैं, जबकि जो इनका कंजप्शन है वो बहुत ही फास्टर रेट्स पे हो रहा है। थर्ड इज, मिनरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे मिनरल्स को निकालने के लिए और भी ज्यादा डेप्थ तक जाना पड़ता है, और जितनी ज्यादा डेप्थ से मिनरल्स को निकालना पड़ता है उतनी ही ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट तो बढ़ी जाती है, बट जो मिनरल की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे पुअर होती जाती है। फोर्थ पॉइंट इज, इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज काफी सारे हैं, बट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहां पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, लाइक नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, बिकॉज दे आर
limited in number and they are non-renewable. Now we have to answer B part. 3 methods to conserve minerals. हम इनको कैसे conserve करके रख सकते हैं because they are limited in number. So first point is minerals should be used in a planned and sustainable manner. Second is there should be improved technology जो low grade minerals को भी low cost पर use कर सके. And third is very important recycling of metals. जिन मेटल्स को एक बार यूज कर लिया गया है हम उसको दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज कर सके. एंड लास्ट पॉइंट इज यूजिंग स्क्रैप मेटल्स. स्क्रैप मेटल्स मींस फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा मेटल है और उसको यूज करके हमने कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बना लिए, उसके बाद भी उसके छोटे छोटे टुकड़े या स्क्रैप्स बच जाते हैं तो हमें उनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे भी हमें प्रॉपर यूज में लाना चाहिए. दीज आर द ओनली वेज दैट वी कैन कंजर्व दीज मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर यूज ऑल्सो. सो वी आर डन with first chapter. Next chapter is manufacturing industries. Question number 1, describe the role of industries in the development of agriculture. Agriculture में industries से कैसे help हुई है? So we will describe role of industries. First is industries provide agricultural tools and machines. आजकल बहुत सारे एग्रीकल्चर टूल्स आ गए हैं और बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्वाइट इजी हो गई हैं. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज की हेल्प से बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, पेस्टिसाइड्स आ गए हैं जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं. थर्ड इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मैकेनाइजेशन मीन्स मशीनीकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. बिफोर इंडस्ट्रीज जितने भी फार्मर्स हैं वो अपनी हार्वेस्ट, अपनी फसल की कटाई खुद हाथ से करते थे या फिर उन्हें बहुत सारे लेबर्स को पैसे देने पड़ते थे. लेकिन अब जबकि बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं तो वो पूरी फसल की कटाई खुद ही कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ modern machines and tools. Fourth is eradication of unemployment. Before industries जो farmers थे उनको बहुत ज्यादा profit नहीं होता था तो धीरे धीरे उन्होंने farming छोड़ दी थी. But with the introduction of industries, farmers started getting profit and now the problem of unemployment is decreasing. And last point is self-sufficiency is occurred. जो पहले के फार्मर्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे बट नाउ दे हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मेथड्स, टूल्स एंड मशीन्स सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. सो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, हमें इसे एक्सप्लेन करना है. सो आंसर इज जैसे ही किसी टाउन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उसके आसपास अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. मींस वहां पर शहर बसना स्टार्ट हो जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पर भी इंडस्ट्री आती है तो वहां पे लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है. सो वहां के जो आसपास के लोग होते हैं, स्पेशली जो गांव में रहते हैं, वो शहरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं. द पॉपुलेशन माइग्रेट्स. और जब ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों की तरफ आ जाते हैं तो इनके लिए फैसिलिटीज भी डेवलप करनी पड़ती है लाइक हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं लाइक जब लोगों ने वहां पे रहना शुरू कर दिया है तो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स भी देने पड़ते हैं, काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है. सो इस तरह से एक जगह अगर इंडस्ट्री आ गई है तो साथ साथ अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है. समटाइम्स जो इंडस्ट्रीज हैं या तो उसको सिटी के अंदर ही लगा दिया जाता है या फिर उसके आसपास. देयर आर मेनी रीजंस. क्या रीजन है? इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी सामान बनाते हैं उनको बेचने के लिए उन्हें मार्केट की जरूरत पड़ती है और मार्केट्स कहाँ पर होती है? सिटी में. सो वहां पर उन्हें मार्केट मिल जाती है और बाकी सर्विसेज मिल जाते हैं जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर मिल जाते हैं, कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं और फाइनेंशियल एडवाइस. और ये सारी चीजें एक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होती हैं. सो वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. Next is question number 3. We have to analyze the role of manufacturing sector in the economic development of India. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आ जाएगा? सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है. सो वी विल डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. फर्स्ट इज सबसे बड़ा फायदा हुआ है फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को. इंडस्ट्रीज की वजह से जो फार्मर्स हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, टूल्स आ गए हैं एंड नाउ दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट on others. They can work independently and they get huge benefits.
सेकेंड इज जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आ गई हैं उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो रही है उसी तरह से पॉवर्टी भी धीरे धीरे कम हो रही है। सो एवरीबडी इज एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। थर्ड इज जितना भी सामान या प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरे देशों से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते हैं इट हेल्प इन फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये इंडिया से ही रॉ मटेरियल को यूज करके यहीं पर फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, और जब हम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में जाके सेल करते हैं तो उससे बहुत ह्यूज बेनिफिट्स होते हैं, हायर वैल्यू रिसीव होती है, उससे क्या हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर्स की कैसे हेल्प की है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज ने फार्मर्स की बहुत हेल्प की है और अब एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा बूम आया है, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिलने लग गया है। जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? फार्मर्स। और इसके अलावा जैसे लैंड की जरूरत पड़ती है, लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, सो जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। और इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर में क्या हेल्प होती है? हम इंडस्ट्रीज से क्या लेते हैं? इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं जो फार्मर्स इंडस्ट्रीज से बाय करते हैं। सो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प की है। अब मास लेवल पर प्रोडक्शन की जाती है, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई हैं, और जो भी क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही एफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रेश वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? पहले हम इसे शॉर्ट में करेंगे। So answer is we can control industrial pollution of fresh water by following ways. First is minimize the use of water for processing by reusing. Industries में जो भी water को use किया जा रहा है उसे बार बार reuse करना चाहिए। सेकेंड इज इंडस्ट्रीज को वाटर की बहुत लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो रिक्वायरमेंट फ्रेश वाटर से पूरी नहीं की जा सकती, तो इसीलिए बेटर थिंग इज they should harvest rainwater to fulfill their requirements. Third is they should treat hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. इंडस्ट्रीज का जितना भी गंदा पानी होता है, जो भी सीवेज वाटर होता है, उसको डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉन्ड्स की और रिवर्स की जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है। फोर्थ इज देयर शुड बी सम रूल्स रिगार्डिंग कि जो इंडस्ट्रीज है वो कितना ग्राउंड वाटर यूज कर सकती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो बहुत सारा वाटर यूज करती हैं, तो वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए सो दैट जिस वाटर को वो यूज कर चुके हैं उसे वो रिसाइकल भी कर सके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन हमें लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। इंडिया में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स को अच्छे से इलेबोरेट करना है। सो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। So introduction is industries are increasing at a faster pace which is putting pressure on fresh water resources and sufficiently exploiting them. इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा प्रेशर फ्रेश वाटर पर पड़ता जा रहा है और धीरे धीरे फ्रेश वाटर की एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम डाटा प्रोवाइड करेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना फ्रेश वाटर यूज करती हैं। तो जितना भी टोटल फ्रेश वाटर अभी अर्थ पर बचा हुआ है उसका 22% वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, और कोई भी इंडस्ट्रीज एक बार जो वाटर यूज कर लेते हैं उसको कभी भी दोबारा से ना ही रिसाइकिल करती है ना ही रीयूज करती है। सो इन दिस वे ऑल द एक्विफायर्स एंड द रिवर वाटर इज एक्सप्लॉइटेड। सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रीज वाटर को यूज करने के बाद जो भी पोल्यूटेड वाटर होता है विच इज फुल ऑफ केमिकल इट इज रिलीज्ड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सारा पोल्यूटेड और केमिकल से भरा हुआ वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स में छोड़ दिया जाता है और उस वाटर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, लेड, मर्करी होता है, जिसकी वजह से पूरी रिवर पोल्यूट हो जाती है। एंड 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर 8 लीटर्स प्योर वाटर को खराब कर देता है। एंड
एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में से हॉट वाटर डायरेक्टली रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है और ये जो हॉट वाटर है उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पे, बिकॉज जो ये हॉट वाटर है ये रिवर्स में से ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल जीरो कर देता है। जैसे ही रिवर्स में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहां के एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज से काफी टाइम पहले गंगा रिवर में डॉल्फिन को देखा जाता था, लेकिन अब गंगा इतनी पोल्यूट हो चुकी है कि आजकल वहां पर एक भी डॉल्फिन अवेलेबल नहीं है। बट ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड फिर से गंगा में डॉल्फिन को देखा गया था। व्हाई? क्योंकि कोरोना टाइम में जो रिवर्स है वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था, तो वहां पर फिर से डॉल्फिन आ गई थी। सो हम कंक्लूजन में लिखेंगे, इन दिस वे जो इंडस्ट्रीज हैं वो फ्रेश वाटर को खत्म करती जा रही हैं और जो वाटर है उसको भी पोल्यूट कर रही हैं। So it is the duty of the industries that they should adopt sustainable water resource management in order to save them. Next is question number 7. इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ती जा रही है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? So we will explain this answer with the help of 3 types of pollution. First is water pollution. Water pollution के पॉइंट्स अभी हमने रिसेंटली पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, तो उन्हीं को हम रिपीट करेंगे। इंडस्ट्रीज जो पोल्यूटेड वाटर रिवर्स में डाल देती हैं वो 1 लीटर पोल्यूटेड वाटर 8 लीटर फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर देता है। सो इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रीज को जो भी वाटर वो यूज करती हैं उसे रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए। सेकेंड थिंग, उन्हें अपनी वाटर डिमांड को कंप्लीट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी हॉट वाटर और एफ्लुएटेड केमिकल वाटर होता है उसे रिवर्स में रिलीज करने से पहले उन्हें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं और वो जो स्मोक है दैट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। सो दे शुड अप्लाई स्मोक स्टैक्स टू देयर फैक्ट्रीज। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि अगर इंडस्ट्रीज में ये फिल्टर्स या स्टैक्स लगाए जाते हैं उसकी हेल्प से हार्मफुल गैसेस को वहीं पर ट्रैप किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा कोल यूज होता है, उन्हें कोल की बजाय ऑयल या नेचुरल गैस का यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है? मोस्टली इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और जनरेटर्स होते हैं, सो उनके साथ उन्हें साइलेंसर्स का भी यूज करना चाहिए विच विल डेफिनेटली रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। सेकेंड थिंग इज इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स होती है लेकिन वो मशीन्स धीरे धीरे बहुत पुरानी हो जाती हैं और जितनी पुरानी मशीन है उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और उसमें से उतना ही ज्यादा शोर आता है। सो इट इज रिक्वायर्ड जो मशीन्स हैं उनको रीडिजाइन किया जाए so that they will utilize less energy and it would also reduce noise pollution. So this is all about this question. Next is question number 8. Manufacturing sector is the backbone of economic development in India. India में जब से इंडस्ट्रीज आई हैं तब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। We have to explain this. So first is employment. जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आई हैं, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई है उतने ही लोगों को जॉब्स मिली हैं और अगर लोगों ने जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी हैं तो पॉवर्टी रेट भी काफी कम हो गया है। सेकेंड इज फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बाद उन्हें अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है विच हेल्प्ड इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन लैंड। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गई है, तो जो लोग गलत तरीके से इलीगल माइनिंग करते थे या इलीगली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, दे स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज डेली नीड्स। विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमन मैन की सभी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। वाई? बिकॉज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और डेली बेसिस पर सप्लाई भी करती हैं। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए सबसे पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, देन लेबरर्स की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और जब इन सभी चीजों को बाय किया जाता है उससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होती है। कुछ और पॉइंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रॉ मटेरियल, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो यहीं से रॉ मटेरियल को बाय करती हैं और फिर उसी से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करती हैं, तो इससे भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ राइज करती है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडस्ट्रीज की वजह से एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, टूल्स आ गए हैं जिसकी
वजह से जो फार्मर्स हैं उनको ह्यूज प्रॉफिट्स भी होते हैं और जो भी उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई हैं। एंड लास्ट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से अर्बनाइजेशन आई है। अर्बनाइजेशन है तो लोगों को काफी सारी फैसिलिटीज मिल गई हैं, लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, अकोमोडेशन, रेजिडेंशियल एरियाज इंप्रूव हो गए हैं। सो इन सब से क्या हुआ है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज रिपीटेड इन मेनी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। सो द क्वेश्चन इज, द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज मेनली कंसंट्रेटेड इन द हुगली बेसिन, मेंशन 4 फैक्टर्स फॉर द सेम। सो वी हैव टू मेंशन द रीजंस कि वेस्ट बंगाल में जो जूट इंडस्ट्री है वो हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड है। सो फर्स्ट फैक्टर इज, वेस्ट बंगाल इज द होम ऑफ जूट, इट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेल्स ऑफ द जूट फाइबर। वेस्ट बंगाल में जूट फाइबर का रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है। सो इसको भी आप मैप की हेल्प से समझेंगे। ये मैंने एक मैप ड्रॉ किया है इंडिया का, और एंड दीज आर द ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, इसी के साथ है बिल्कुल एडजेसेंट बांग्लादेश, और यहाँ पे है बिहार। जो हुगली नदी है वो वेस्ट बंगाल और कोलकाता से होते हुए यहाँ बे ऑफ बंगाल में आ मिलती है। और जूट इंडस्ट्री को जूट के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे वाटर की क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और वो पानी कहाँ से ले लेते हैं, हुगली नदी से। इसीलिए जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड इज, चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पे आ गया उड़ीसा। सो वेस्ट बंगाल के आसपास जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं ये है बिहार, यहाँ पे बांग्लादेश, और नीचे है उड़ीसा। तो यहाँ से सभी तरह के लेबर्स चीप रेट्स पे यहाँ पर अवेलेबल हैं। थर्ड इज, अगर वेस्ट बंगाल में किसी भी टाइम जूट की कमी पड़ जाती है तो वो अपने एडजॉइनिंग स्टेट बांग्लादेश से उसको इजीली अवेल कर सकता है। वेस्ट बंगाल के बिल्कुल साथ ही है यहाँ पर बांग्लादेश। एंड फॉर जूट इंडस्ट्रीज, इफेक्टिव बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन आर इजिली अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल। सो दिस मैप वुड बी रियली हेल्पफुल। आप एटलीस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में ये 3 स्टेट्स को ड्रॉ कर सकते हो, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एंड हुगली रिवर। दैट वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री? द बिगेस्ट चैलेंज इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक जूट। जो नेचुरल जूट है उसकी प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है और बहुत ज्यादा मेहनत भी। बट जो सिंथेटिक जूट आया उसने इस नेचुरल जूट को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया। वाई? नेचुरल जूट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई था, लेबर बहुत ज्यादा लगती थी। इसी वजह से मार्केट में जूट गुड्स को धीरे धीरे डिक्लाइन किया गया। थर्ड इज, देयर वाज इंटरनेशनल कंपटीशन फ्रॉम एडजॉइनिंग स्टेट्स। कहाँ से? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी जूट इंडस्ट्री को बहुत टफ कंपटीशन दिया, क्योंकि वहां पर भी रॉ मटेरियल, लेबर्स और बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। सो बिकॉज ऑफ ऑल द अबव रीजंस, जूट इंडस्ट्री डिक्लाइन डे बाय डे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगर किसी को भी न्यू इंडस्ट्री लगानी है तो वो कौन कौन सी लोकेशंस को प्रेफर करेगा? सो द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज नियरनेस टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज वहीं पर सेटअप की जाती है जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल इन हरियाणा सोनीपत में बहुत सारी राइस इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं, क्योंकि उस एरिया के आसपास बहुत सारे फार्मर्स राइस ग्रो करते हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल्स लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, और अगर वो रॉ मटेरियल को बहुत दूर से मंगवाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए इंडस्ट्रीज को हमेशा ही रॉ मटेरियल के सोर्स के पास एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनको वहां सेटअप किया जाता है जहां कोल और आयरन इजीली अवेलेबल हो। इसी तरह से अभी जैसे हमने जूट इंडस्ट्री को किया था, जूट इंडस्ट्री कहां पर सेटअप है? वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि उसे रॉ मटेरियल में जूट की जरूरत है, जो वेस्ट बंगाल और आसपास की स्टेट्स में इजीली अवेलेबल है, और हुगली नदी से बहुत सारा पानी मिल जाता है। इसी तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में सेटअप की गई है, बिकॉज रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन इज इजीली अवेलेबल। सेकेंड इज पावर रिसोर्सेज। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए कोल, ऑयल और वाटर की जरूरत होती है। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड नियर द कोल फील्ड्स। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो इंडस्ट्रीज रिक्वायर चीप, डेवलप्ड एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल, मशीन्स और लेबरर्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो उसके लिए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट is the most important factor
जिस तरह की इंडस्ट्री है उसी तरह के क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, इसीलिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो गुजरात में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री को कैसा वेदर चाहिए, गुड वेदर, जहाँ पे क्लियर ब्लू स्काई हो। और जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको कैसा वेदर चाहिए, जहां पर किसी भी तरह की कोई क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस ना हो, वेदर शुड बी क्लियर। लास्ट इज स्किल्ड लेबर। इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो लेबर्स जो हैं दे शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द industrial setup. For example, glass industry at Firozabad and sports good industry in Jalandhar are located due to the availability of skilled labor. Most of the industries या तो cities के बिल्कुल periphery में लगाई जाती है या फिर rural area के पास लगाई जाती है ताकि जो labor class है वो उसे easily attract कर सके. Next is question number 12. What is the importance of textile industry for the Indian economy? टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि क्लॉथ को प्रोड्यूस करती है, उसको डिजाइन करती है और फिर उसको फाइनली तैयार करती है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज इंडिया में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मेनली इन सूरत एंड अहमदाबाद। सो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 4% से भी ज्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं। और कैसे कंट्रीब्यूट करती है? बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट यार्न एंड क्लोथ्स टू अदर नेशंस। इंडिया कॉटन का रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बाकी कंट्रीज में सेल करता है एंड दिस हेल्प्स इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड इज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव क्लोज एसोसिएशन विद एग्रीकल्चर। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है? इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू फार्मर्स। हाउ? फार्मर्स कॉटन को ग्रो करते हैं, इससे उनकी इनकम बढ़ती है और जो कॉटन बॉल प्लकर्स होते हैं वो कॉटन बॉल को प्लक करते हैं, उन्हें भी इससे इनकम हो जाती है। और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में और भी काफी लोगों की जरूरत पड़ती है फॉर स्पिनिंग, वीविंग, कुछ लोग डाई करते हैं, कुछ उसको डिजाइन करते हैं, फिर पैकेज में भी बहुत सारे लेबरर्स लगते हैं, कुछ लोग उसको सिलते हैं जो टेलर्स होते हैं या कपड़ों को डिजाइन करते हैं, एंड स्यूइंग। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोगों को इनकम हो जाती है। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी डिमांड क्रिएट की जाती है जिससे बाकी इंडस्ट्रीज को भी काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, डाइज की जरूरत पड़ती है, पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है और इंजीनियरिंग वर्क्स की भी जरूरत पड़ती है, तो इससे बाकी इंडस्ट्रीज को भी बहुत सारी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। और इंडिया में खादी बहुत फेमस है और हाथ से की गई कढ़ाई या बुनाई इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसकी वजह से बहुत सारे लेबरर्स को लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लास्ट पॉइंट इज डिसेंट्रलाइजेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज्यादातर काम इंडस्ट्री से बाहर होता है, एज 90% ऑफ द वीविंग, कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज इन डिसेंट्रलाइज सेक्टर। क्योंकि कंपनी में सिर्फ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी वीविंग, उसकी डाइंग, कटिंग, सीइंग ये सब कंपनी से बाहर किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. So the question is, most of the textile industries are set up around Bombay and Gujarat. So we have to give the reasons कि इतनी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ बॉम्बे और गुजरात में ही क्यों सेटअप है। So first is availability of raw materials. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे बड़े रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है कॉटन की, और महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है, इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सेटअप किया गया बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेकेंड इज फेवरेबल क्लाइमेट। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लॉथ की मेंटेनेंस के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है विच इज इजिली अवेलेबल इन बॉम्बे एंड गुजरात। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सपोर्ट फैसिलिटी। बॉम्बे इंडिया का मेजर सी पोर्ट है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस सी पोर्ट अगर हमें फॉरेन कंट्री से कोई भी कॉटन, मशीन या रॉ मटेरियल मंगवाना है तो वो हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स ये फाइनली तैयार कर लेते हैं उसे इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज इजीली अवेलेबल इन दीज बिग मेट्रो सिटीज। एंड लास्ट इज लेबर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है एंड महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, सो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स आर इजीली अवेलेबल। So we are already done with 2 chapters. This is our next chapter, Lifelines of National Economy. Question number 1.
Tourism industry in India has grown substantially over the last 3 decades. So the question is कि last 3 decades में tourism industry काफी हद तक grow कर चुकी है. Answer is, so here we have to support the statement. First of all, we will write yes, tourism industry in India has grown substantially. Reasons are, first point, more than 15 million people are directly engaged. जो tourism industry है इसमें 15 million people directly काम कर रहे हैं. Some are skilled laborers and some are non-skilled laborers. Second point, tourism promotes national integration. जिस भी country में अच्छा tourism होता है वहाँ पे अलग अलग countries और अलग अलग state से लोग घूमने के लिए आते हैं. So this promotes national integration. और जब वहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो वहाँ से बहुत सारा सामान भी बाय करते हैं, which is made by local handicrafts. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. So in this way, tourism helps in developing our culture and heritage. Next is question number 2. Why do the movements of goods and services from one place to another require fast and efficient means of transport? Explain with examples. So the question is, हम अपनी daily life में जितने भी goods and services को use करते हैं उन्हें एक अच्छे means of transport की जरूरत होती है. Why? So in the answer we have to give reasons why there is requirement of efficient means of transport. So first point is, हमें अपनी daily life में बहुत सारे products और services की जरूरत पड़ती है. उसमें से कुछ products तो हमारे आसपास available होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें बहुत दूर से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें डेली लाइफ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पेशली जनरल स्टोर पे जितना भी सामान होता है, फॉर एग्जाम्पल दाल, चावल, सम सोप, शुगर, टी, ये सारी चीज़ें एक प्लेस पर अवेलेबल नहीं हो सकती. तो ये सारी चीज़ें बहुत दूर दूर से आती हैं. फॉर एग्जाम्पल टी, इट इज स्पेशली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम असम. सिमिलरली केमिस्ट के शॉप पे हम बहुत सारी मेडिसिन बाय करने जाते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी मेडिसिन हमारे घर के आसपास मैन्युफैक्चर होती हो. इन्हें भी बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसी तरह से क्लॉथिंग, हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स की चीजें खरीदते हैं और अलग अलग ब्रांड्स की चीजें अलग अलग कंट्री से ट्रांसपोर्ट होती हैं. और लोकल एग्जांपल है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का. सभी तरह की वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे लोकल एरिया में नहीं हो सकते. मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. So these are some of the examples. So second is, जितने भी goods and services हैं वो अपने आप डिमांड वाली प्लेसेस पर नहीं पहुंच सकती. उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट. So in order to fulfill the demand, need of transport is required. Third is, all the products जो हम यूज करते हैं they come to consumers by transportation only. For example, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो भी प्रोडक्ट्स हमें घर पर मंगवाना है वो भी कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आता है. लास्ट पॉइंट इज, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि उसके गुड्स और सर्विसेज कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं. और गुड्स एंड सर्विसेज किसके थ्रू अवेलेबल हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Evaluate any 3 features of golden quadrilateral super highways. हमें इनके 3 फीचर्स बताने हैं. सो फर्स्ट इज, इट इज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ मेजर रोड डेवलपमेंट. ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी बड़ी रोड्स को डेवलप किया गया है. और कौन कौन सी मेजर सिटीज को लिंक किया गया है आप यहाँ मैप में देख सकते हैं. दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता. ठीक है, तो इसकी 4 साइड्स बन गई. नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है DMCK. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. शॉर्ट फॉर्म है DMC. कल मिलेगी, इससे आपको याद रहेगा DMC कल. नेक्स्ट इज, इट इज 6 लेन सुपर हाईवेज. इसमें 6 लेन्स बनाई जाती हैं. और ऐसा क्यों किया गया है? ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया. ये चारों सिटीज इंडिया की बहुत ही बड़ी मेट्रो सिटीज हैं. जब भी लोग इसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका टाइम एंड डिस्टेंस रिड्यूस हो सके. लास्ट इज, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI. NHAI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने इनको डेवलप किया है and their motive is quick and comfortable movement of goods and passengers in India. Next is question number 4. Information and Communication Technology, ICT. It has played major role in spreading production of services across countries. ICT की मदद से सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सब लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं at faster pace. How? So answer is,
टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की वजह से आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है। हम किसी भी टाइम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कभी भी किसी प्लेस पर जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिलीवरी बहुत फास्टर रेट पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो विद इन 2 और 3 डेज हमारे पास पहुंच जाता है। सेकेंड इज गुड्स आर प्लेस्ड इन द कंटेनर्स। आईसीटी की हेल्प से जितने भी गुड्स एक सिटी में जाने हैं उनको एक अलग कंटेनर में बंद कर लिया जाता है। देन दे कैन बी लोडेड डायरेक्टली इनटू शिप्स, रेलवेज, प्लेन एंड ट्रक्स। इसीलिए जो गुड्स की डिलीवरी है वो जल्दी हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। अब आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम घर बैठे सब कुछ फोन पर ही मंगवा सकते हैं। हम फोन पर ही एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सारे प्रमोशंस देखते हैं और ऑनलाइन एप्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज with the help of ICT we can contact any person around the world। हमें किसी से भी बात करनी हो हम विद इन सेकेंड किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरवेज को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया दे आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं एंड देयर आर डेंस फॉरेस्ट। इसीलिए वहां पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना या रेलवे लाइंस बिछाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सेकेंड पॉइंट इज देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लड्स। वहां पर पूरे साल बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां पर बहुत ज्यादा रिवर्स भी हैं। इस वजह से वहां पर फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं। तो वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वहां पर हर जगह रोड्स बिछाई जाए और रेलवे लाइन बिछाई जाए। एंड अनदर थिंग इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं और बॉर्डर्स के पास गवर्नमेंट को हर टाइम अपनी अटेंशन रखनी पड़ती है। और फिर भी अगर किसी भी तरह से वहां पर रोड्स और रेलवे लाइंस को बना भी दिया जाए तो फ्लड्स की वजह से वो सारी बह जाएंगी। दैट इज व्हाई एयर ट्रेवल इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट मेड एक्सेस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इजियर एंड क्विकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे एक वर्ड है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर प्रेशर को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है इकोनॉमिक बैरोमीटर। क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ट्रेड कैसे एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है? सो आंसर इज किसी भी कंट्री में जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है उतनी ही वो कंट्री प्रॉस्पर होती है। सो इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। सेकेंड इज कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज को एक ही बाउंड्री में रख के आगे ग्रो नहीं कर सकती। सो जब कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है कुछ जरूरी चीजों को एक्सपोर्ट करती है और दूसरी चीजों को इंपोर्ट करती है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है कि हम कितना व्यापार कर रहे हैं ये किस चीज पर निर्भर करता है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम कितना दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म है फेवरेबल ट्रेड। फेवरेबल ट्रेड किसे कहा जाता है? जब हम कुछ चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं, उसको कहा जाता है फेवरेबल ट्रेड। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है? फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर। इंडिया सॉफ्टवेयर जाइंट बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पर और जब भी हम लार्ज अमाउंट में चीजें एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। एंड विद द एक्सपोर्ट ऑफ IT इंडिया अर्नड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया। मीन्स अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में रोडवेज का पलड़ा ज्यादा भारी है किस पर? रेलवेज पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट केम रिपीटेडली इन ऑल द बोर्ड एग्जाम्स। सो हियर वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस को बिछाने का खर्चा कहीं ज्यादा है जबकि जो रोड्स हैं वो लोअर कॉस्ट पर बनाई जा सकती हैं। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड। रोड्स को किसी भी एरिया से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरिया जो अनइवन है या फिर कहीं पर भी बहुत ही हाई स्लोप है तो यहाँ पर भी रोड बनाई जा सकती है लेकिन यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती। थर्ड इज roads can negotiate higher gradients of slopes and they can traverse mountains such as Himalayas।
हिमालयाज जहां पर मोस्टली बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो वहां पर रेलवे लाइन को बिछाना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो इसलिए जो रोड्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, उसके एजेस पर ऐसे बना दिए जाते हैं। जब भी हम हिली एरिया में जाते हैं तो हमारा जो सफर है वो कैसा रहता है, मोस्टली हम ट्रेवल करते हैं वो माउंटेन्स के राउंड एंड राउंड हमारी गाड़ी या बस चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाना है तो भी बस ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है, लेकिन अगर ट्रेन में सिर्फ 10-15 लोग जा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज रोडवेज को ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। हमें अपने घर के पास से ही बस मिल जाती है और जहां पर भी हमें जाना है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन है, वहां पर हम उतर जाते हैं। सो कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज ऑल्सो लोअर। लास्ट पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर। फीडर मीन्स इट ऑल्सो हेल्प्स अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज बहुत सारा सामान या फिर पैसेंजर्स एरोप्लेन से या सी पोर्ट्स पर उतरते हैं, तो वहां से हमें कौन लेके आता है, वहां से हम बाय बस आते हैं। सो जो बस है वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ भी हमें लिंक करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Explain with examples the conditions responsible for uneven distribution of pattern of railway network in India। पूरे इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल्स। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Indian Railways network is influenced by physical and its economic factors. First is about Northern Plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज वहां पे वास्ट एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल और वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से रेलवे डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हुई थी। बट नॉर्दर्न प्लेन्स में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वहां पर जहां पर भी बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, जैसे कि पंजाब, वहां पे बहुत ज्यादा रिवर्स हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस इज रिक्वायर्ड। वहां पर बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। सेकेंड इज अबाउट पेनिसुलर रीजन एंड द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन जो कि पूरा हिली एरिया है एंड पेनिसुलर रीजन जो कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों ही जगह काफी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर भी रेलवे नेटवर्क के लिए बहुत प्रॉब्लम आई। सिमिलरली जो हिमालय रीजन है वो भी बहुत ज्यादा माउंटेनियस है एंड दीज आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई एंड लो स्लोप्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ही कम है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा कम है। थर्ड इज अबाउट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट में रेलवे लाइंस को बिछाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो लाइंस हैं वो धीरे धीरे स्लिप हो जाती हैं, जिस वजह से वहां पर रेलवे डेवलपमेंट नहीं हो पाई। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात। स्वैम्प्स मीन्स जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वहां पर दलदल बन जाता है। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, they are also not suitable for the development of railways. Next is fifth point, it is also about South India. सह्याद्री स्ट्रेच को सिर्फ थोड़े थोड़े गैप्स और स्ट्रेचेस से ही क्रॉस किया जा सकता था। पहले वहां पे पैसेंजर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद वहां पर आई कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज ने पूरे वेस्ट कोस्ट को कनेक्ट कर दिया। कोंकण रेलवेज यहाँ महाराष्ट्र से लेकर केरला तक स्ट्रेच है। सो नाउ पैसेंजर्स एंड गुड्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। लेकिन कोंकण रेलवेज को बनाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। 25,000 लोगों की डेथ हो गई थी। वाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स। कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां पर जो ट्रैक्स हैं वो अंदर की तरफ धंस जाते थे और वहां पर बहुत सारी लैंडस्लाइड भी होती है क्योंकि वहां पर कुछ रीजन ऐसा है जो कि माउंटेनियस है, हिली एरिया है। लास्ट इज अबाउट पेनिसुलर प्लेट्यू। जो भी पेनिसुलर प्लेट्यूज हैं दे आर रिच इन मिनरल्स और वहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया और जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया तो इट एनकरेजेस द रेलवे ट्रैक्स टू प्रमोट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इट इज एविडेंट दैट a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade. So we have to explain that transport and communication global trade के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि means of transport and communication कौन कौन से होते हैं। So means of communication are radio, television, telephone, email, telegraph, etc. And means of transportation are railways, airways, buses, trucks, cars, etc. Now, how do they help in global trade? First point is they provide link. Transportation is the lifeline of a country.
ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं। और इसी तरह से कम्युनिकेशन भी लिंक प्रोवाइड करता है, हम पूरे वर्ल्ड के किसी भी एरिया में किसी भी टाइम किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों ही हेल्प करते हैं कि इंडस्ट्रीज को उनका रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स टाइमली ट्रांसपोर्ट भी कर सके और उनके पास डिलीवरी भी हो सके। सिमिलरली एग्रीकल्चर ऑल्सो डिपेंड्स ग्रेटली ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और इन सभी चीजों से इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। थर्ड इज नेशनल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोग दूसरी स्टेट्स में घूमने जाते हैं या फिर समटाइम्स वहां जाके सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दिस एनहांसेस कल्चरल इंटीग्रेशन बिकॉज देयर वी मीट people of different caste, creed, color, religion, languages and regions. फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेट्रो सिटीज हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे, वहां पे आप हर रीजन के लोगों से मिल सकते हैं। दिस इज नेशनल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। कम्युनिकेशन एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। किसी भी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में किस टाइम पर क्या हो रहा है हम वो मीडिया के थ्रू एकदम से पता कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज किसको कहा गया है, जो पूरा वर्ल्ड है अब वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। मीन्स ईच एंड एवरी कंट्री इज नाउ वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। और ग्लोबल विलेज किसकी हेल्प से बन गया है, सबसे पहले है कम्युनिकेशन एंड देन इज ट्रांसपोर्ट। हम किसी से भी 1 मिनट में कनेक्ट हो सकते हैं और अगर हमें किसी भी कंट्री में जाना है तो हम विद इन अ डे और 2 वहां पर पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमने आते हैं, तो इट हेल्प्स इन फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पर काम मिल जाता है। अलग अलग कंट्री और अलग अलग स्टेट्स के लोग जब यहाँ पर घूमने आते हैं, सो इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म ऑल्सो सपोर्ट्स कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ के हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदना बहुत पसंद करते हैं। सो इन दिस वे टूरिज्म डेवलप्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज and it also promotes international understanding. Next is question number 11. This is the last question. Why are the railways so important today? So first point is जितने भी long distance passengers हैं they mostly travel by Indian Railways. Second point is आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टोटली रेलवेज पे डिपेंड करती है क्योंकि उसी से उसका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह रेलवेज के थ्रू ही भेजे जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंडियन रेलवेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अच्छी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी है। नाउ रेलवे ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज रेलवेज के थ्रू लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। सो इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ ह्यूज गुड्स। जो भी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं या उनकी डिलीवरी है इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। सो दिस इज द एंड, वी आर डन विद द ज्योग्राफी पोर्शन। इसी तरह से हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स की भी रिवीजन वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।